चैप्टर 8 इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. बढ़िया. ICDR, दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज ओनली. बेसिकली प्राइमरी मार्केट क्यों? क्योंकि हम इशू ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं और कैपिटल जब इशू होता है वो प्राइमरी मार्केट से डील करता है. सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स इन द सेकेंडरी मार्केट, न्यू शेयर्स इन द प्राइमरी मार्केट. बढ़िया. अब ये जो सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ इशू के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे. अगेन दिस चैप्टर इज इंटायरली थोड़ा बहुत रट्टा मारने वाला पर्पस. ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक है, आपके लॉज है, रूल्स हैं, वो सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे और बस याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत. ठीक है, रिक्वायरमेंट किस टाइप का इनको ये चीज करने के लिए करनी पड़ेगी. हाँ, कंप्लायंसेस होंगे, कुछ डिस्क्लोजर्स होंगे, वो सब. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले टाइप्स ऑफ इशू के बारे में बताया. IPOs हैं, FPOs हैं, बोनस राइट्स, सुना है ना हमने ये सारा. प्राइवेट प्लेसमेंट है, प्रेफरेंशियल इशू जो स्पेसिफिक लोग को दिया जाता है. प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल सिमिलर पैरेलल्स पे काम करता है. साथ ही साथ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. ठीक है, ये QIP वाला जो हम उससे देखे ना, QIP, ये QIP यहाँ पर है. अब यहाँ पर ऐसा करो, पर आप उस दिन पर्सन बोल रहे थे ना प्लेसमेंट है. पर्सन तो मैं बोल नहीं रही थी कि पर्सन तो नहीं है, लग रहा था मुझे. चलो, यहाँ पर अब IPO का मतलब हमको पता है क्या होता है. IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू हो रहे हैं. FPO वही कंपनी, किसी ने IPO वाले कर रखा है, वही कि और शेयर्स इशू कर रहे हैं ऐसा. हाँ, एक इंसान, एक कंपनी जिसका ऑलरेडी एक बार शेयर्स मार्केट में है, पर वो अब न्यू शेयर्स मार्केट में लेकर आ रहा है. शेयर्स न्यू ही है पर कंपनी वही है जो IPO एक बार कर चुकी है. ठीक है, तो वंस व्हेन यू इशू शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर एंटायर कंपनीज लाइफ, तो IPO, इफ अगेन तो FPO. ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेंगे, पढ़ लो ना फटाफट से. IPO FPO दोनों. पहले अनलिस्टेड होंगे ना, शेयर्स इशू के तब जाके लिस्ट हुए. बताओ, कुछ डाउट है कहीं पे? ठीक है, नेक्स्ट राइट्स इशू. ये भी हमको आता है. राइट्स इशू, सिक्योरिटीज इन इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ रिकॉर्ड डेट एंड अ प्रीडिटरमाइंड रेशियो. है ना, ऐसे दिया जाता है. रिकॉर्ड डेट पर हम डिसाइड करते हैं कि किसको किसको मिलेगा, और प्रीडिटरमाइंड रेशियो यानी कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स मान लो 10 है, तो उस बेसिस पर आपको 10:2, 10:5, 10:6 किस हिसाब से शेयर्स मिलने वाले. प्रेफरेंशियल इशू टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स. इट रेफर्स टू एन इशू वेयर अ लिस्टेड issuer issues shares or convertible securities to a selected group of persons on a private placement basis. It is called a preferential issue. It does not include an offer of specified securities made through employee stock option, या employees वाला नहीं है ना वो, उसके लिए तो अलग स्कीम बना रखी है. इसलिए the issuer is required to comply with the various provisions. आ रहा है समझ? Qualified institutional placement, it refers to issue by listed entity to only qualified institutional buyers. बस, तो QIB और QIP इवेंचुअली बात सेम हुई. जब आप QIB को शेयर्स बेचोगे तो उसको QIP कहते हैं. ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर दिस, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. QIB जो होता है ना, QIBs वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, यानी कि दे हैव द राइट टू परचेज. इंस्टीट्यूशन एज सच, इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी एन इंडिविजुअल एज वेल, और दे हैव इमेंस अमाउंट ऑफ परचेजिंग पावर, और वो कंपनी से बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, खरीद रहे हैं, पैसा ज़्यादा खरीद रहे हैं. वो मतलब 50% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद लेते हैं कंपनी का, इसलिए वो QIBs है. तो हमने बोला कि QIBs के अंदर आप इनको भी इंक्लूड करोगे. एन ऑफर डॉक्यूमेंट कवर्स, नहीं सॉरी कहाँ पढ़ी थी मैं. हाँ, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप और ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. बताओ अगला, बोनस इशू ऑफ शेयर्स मीन्स एडिशनल शेयर्स बाय द कंपनी टू इज एग्जिस्टिंग वाले. इससे पहले क्या पढ़ा बोनस इशू से पहले? ये इतना बड़ा आप लोगों ने, मैं 2 लाइन का. मेरे पास 3 लाइन का. हाँ, 3 लाइन थी. कितना लिखा है तुम्हारी किताब में? बस 2018. इसमें लिख दे इंक्लूड्स सेल ऑफर, includes offer for sale
बाय प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप। पढ़ लिया ना भाई, हाँ घटिया सारा पढ़ लिया ना। फिट तो अगर मिटेगा तो सही ना, अरे यार जब क्यों नीला नीला आ जाएगा ना कुछ टाइम बाद। इतना नहीं आएगा। दीवार पर लगे इंक्लूड्स इंक्लूड्स क्या? हाँ, इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर, एन ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। कोशिश कर रही हूँ। मेरे को पानी पीना है। चलेगा ना, परवान पड़ेगा। चलो। मीनिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ ऑफर एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी ऑलमोस्ट तो पता होगा, पर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और ये सारे पढ़ लेते हैं एक बार। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, अच्छा हमने ना कल भी नहीं, कल नहीं, हम एक आधा चैप्टर पहले जो पढ़ रहे थे ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन प्रिंसिपल अप्रूवल से पहले, मैंने आपको ये पता ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको अप्रूव करना पड़ता है सेबी से। सेबी से। वेरी गुड। फिर बाद में आप डॉक्यूमेंट बनाते हो आप स्टॉक एक्सचेंज से, सब अप्रूवल बस यहाँ पर ये कि मीन्स द ऑफर डॉक्यूमेंट मेंट एट द इनिशियल स्टेज। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आर फाइल्ड विद सेबी एट लीस्ट 30 days प्रायर टू द फुलफिलमेंट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, है ना। The SEBI may specify changes if any in the draft of a document and the issuer of the or lead merchant banker जो भी होगा shall carry out the changes before filing the offer document. The draft of a document is available on the SEBI website और 21 दिन for a period of 21 days for from the date of filing of the offer document with SEBI. बढ़िया, बताओ 21 days का क्या है इसके अंदर? पब्लिश रहेगा वो साइट पे। कब से कब से कब जब से तक? हुआ जो ड्राफ्ट कॉपी फाइल कर देंगे हमसे। ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स प्रोस्पेक्टस, एक तरीके से ऑफर डॉक्यूमेंट को ही प्रोस्पेक्टस कहते हैं। और उन्होंने कहा इन केस ऑफ अ पब्लिक इशू और ऑफर फॉर सेल एंड लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट्स इशू विच इज फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑफर डॉक्यूमेंट कवर्स ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच हेल्प्स द इन्वेस्टर कि भाई खरीदना है सामान कि नहीं। ऑफर डॉक्यूमेंट इज ऑफरिंग द पब्लिक टू बाय द शेयर्स, ये आपने को समझ में आता है। अब ऑफर डॉक्यूमेंट को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई एक तरीके का प्रोस्पेक्टस, जो अगर पब्लिक इशू है तो प्रोस्पेक्टस, अगर नाम दिया है ना अलग अलग, एक ही ऑफर डॉक्यूमेंट के अलग अलग नाम है। प्रोस्पेक्टस जब पब्लिक इशू हो रहा है, ऑफर फॉर सेल एंड लेटर ऑफ ऑफर अगर आपका राइट्स इशू हो रहा है, ऐसे से उन्होंने बोला, ठीक है। तो अगर ये क्यों आपने रजिस्टर कंपनीज के पास फाइल किया, स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल किया, एंड ऑफर डॉक्यूमेंट कवर्स ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच इज हेल्प। चल बढ़िया, कि आपको शेयर्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं वो ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से पता चलेगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बताओ क्या होता है? जिसमें प्राइस गिवन होता है शेयर्स का ना नंबर ऑफ ऑफर्स शेयर्स और वो क्या होता है? प्राइस बैंड बनाया होता है एक बिड करने के लिए। जैसे हम लोग को बिडिंग पढ़ रहे थे ना, हमने उस दिन रिवर्स बिडिंग पढ़ी थी डीलिस्टिंग में ना, ये अब तुम्हारी नॉर्मल बिडिंग, ठीक है। तो इज द प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट हैव द डिटेल्स ऑफ ईदर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स। क्यों? क्योंकि अब तक प्राइस डिटरमाइन नहीं हुआ। प्राइस डिटरमाइन होगा तो मुझे पता चलेगा ना मुझे कितना कैपिटल खरीदना है। मैं कैपिटल डिसाइड कर सकती हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड नहीं कर सकती ना। कैपिटल डिसाइडेड है, प्राइस डिसाइड हुआ तो बस डिवाइड करके मेरा नंबर भी निकल जाएगा, राइट। तो हमने ये बोला कि आपको in a, is a prospectus which does not have the details either a price or number of shares being offered or the amount of issue. This means that in case prices did not disclosed, the number of shares and the upper and lower limit bands are disclosed. On the other hand, an issuer can state the issue size and the number of shares are determined later. बढ़िया, इशू साइज यानी कि कितना कैपिटल हुआ, वही बात होगी ना। RHP फॉर एन FPO, FPO यानी कि वेरी फॉर द पब्लिक ऑफर कैन बी फाइल्ड विद द ROC विदाउट द प्राइस बैंड। बढ़िया, without the price band and the issuer in such a case will notify the floor price or a price band by way of advertisement 1 day prior to the opening of the issue. अगर FPO है तो आपको अलग से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप अपना ये बैंड डिस्क्लोज कर देंगे एक दिन पहले। इन केस ऑफ बुक बिल्ड इश्यूज इट इज अ प्रोसेस ऑफ द प्राइस डिस्कवरी ऑब्वियसली,
Price cannot be determined until bidding process is completed. Hence, such details are not shown in the RHP filed with ROC as per the Companies Act. Only on completion of the bidding process, details of the final price included in the offer document and filed with the ROC as and is called a prospectus. बढ़िया, आपके पास जब सारी डिटेल्स आ जाएंगी, प्राइसिंग आ जाएगा, कितना साइज है, क्या नंबर ऑफ शेयर्स है, उसके बाद ही तो आप डिपॉजिट करोगे ना. जेनेसिस हटाने का रीड करके छोड़ दो. आईसीडीआर कमेटी सजेशंस भी. हाँ भाई पूछने के बाद कार्ड वाले कार्ड फिर ये चैप्टर वाले भी नहीं पेज भी क्या ही खरीदे पड़ेगी सीधे एप्लीकेबिलिटी पे आ जाते हैं ना. वो भी काट देना कितना आते हैं? छोड़ो, सीधा सीधा लास्ट पेज पर आ जाएंगे. है ना. अच्छा नाम मैं वोटिंग करा रहा हूँ आगे आईक्यूएफपी ये तो पढ़ लिया आपने है ना. हाँ, आईक्यूएफपी वही पढ़ लिया. कहाँ से पढ़ना है घर से सही. हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्स्ट पब्लिक ऑफर से पढ़ते हैं, ठीक है. बाकी अच्छा, ये कार्ड की एप्लीकेबिलिटी नहीं पढ़ना एप्लीकेबिलिटी रीड करके लिख लोगे, ये सेम ही है ना. एप्लीकेबिलिटी जो है ना नीचे वाला बोला, Yes, इसको ma'am. काटना मत प्लीज. ये एक बार चैप्टर खत्म होएगा तो देखना, क्योंकि ये आसान है. बस एक बार कल देख लेना, इसमें कुछ खास है नहीं, सबको अप्लाई होते आप हैं. केस लॉस कब कराओगे मंडे को कराना मंडे मतलब ये छुट्टी में हाँ तो इसको मंडे को कराना तो देखो करने नहीं केस लॉस. मुझे नहीं करना. क्यों इसलिए करना नहीं है यार? करते। क्या करना है? केस लॉस काम के नहीं होते. पेज अपनी भरने के तरफ लिए से होते हैं बनाते हैं, होते हैं, वो अपनी तरफ से पेज भरने के लिए होते हैं केस लॉस तो केस क्लोज करेंगे ना, हमें आइडिया होता रहता है कि ऐसा हो गया ऐसा हो ये गया. क्या मैम पढ़ने वाला बाकी नहीं मैं फाइनल था पढ़ना मेरे को भी नहीं. ऐसे तो पूछते थे तेरे को पढ़ना है भाई? केस लॉस के बेसिस पे बताओ. ये रिकॉर्ड करते हैं हम, पढ़ सकते हैं ऑन करके. अच्छा चलो, और क्या बात है. और बढ़िया और सब ठीक है, यही सब चल रहा है. चलो मैं इनिशियल पब्लिक ऑफर पढ़ियो ग्रेशियर एक पैराग्राफ. A public issue of specified securities by an issuer can be either an IPO or FPO. An IPO is done by an unlisted issuer, while the FPO is done by a listed issuer. As per the ICDR regulation, the issuer shall comply with the following conditions before making an IPO of specified securities. The condition need to be satisfied both at the time of filing the draft of a document. पढ़ोगे? Commonly referred to as the draft red herring prospectus, and the time of registering or filing the final offer document, commonly referred as to the prospectus with the registrar of company. ठीक है. एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, ये सबको आ गया ना समझ? कुछ था नहीं इसके अंदर. एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स सब क्या बोला है? द एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टू मेक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर. इनको इनिशियल पब्लिक ऑफर करना अलाउड नहीं है, ठीक है. कौन सा? इफ द इशूअर ऑफ एनी प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर्स, सेलिंग शेयरहोल्डर्स आर डिबार्ड. आसान बंदा उसने भी क्राइम कर रखा हो, जेल में हो, उसके ऊपर केस को गारंटी पूरी हो रखी हो, यही सब पढ़ he is not eligible as per the regulations of SEBI. ये भी पॉइंट है, होएगा अभी देख पढ़ा नहीं मैंने. ठीक है भाई फिजिटी ऑफेंडर है, बिल्कुल डिफॉल्टर है. ठीक है, पढ़ लिया. Yes, अगला नॉन अच्छा, एप्लीकेबल. प्रमोटर डायरेक्टर दूसरी कंपनी का तब भी नहीं कर सकता. ये क्या बात हुई. हाँ, ये क्या कौन हुआ? सी वाली? दूसरी कंपनी सेकंड पॉइंट. दूसरी कंपनी सेकंड नहीं तो कर प्रमोटर और सकता. डायरेक्टर. ऑफ द इशूअर इज द प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द अदर कंपनी विच इज डिबार्ड. उसमें भी हिस्सेदार होगा ना जिसने गलत करा. हमारी कंपनी का डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है और वो कंपनी डिबार्ड है. अच्छा हमें छोटा ही हमें लिखा ही नहीं है, हमें लिखा ही नहीं हुआ ना. हमें ये लिखा हुआ if any of the promoter or directors of the issuer is a promoter or director of any other company. बस. इसका क्या है? Which is debarred from accessing the capital market. ये तो पहला. अच्छा.
मुझे सोचा इधर नॉट थे तो ये लिखा पढ़ता भी नहीं है मैं ना लिख के आता भाई ये चीज सिर्फ मैं ना लिख के आता हूँ मैं तो लिखा ये आदमी गलत बताना If there are any outstanding convertible securities or any other rights which would be entitled by any person with an option to receive equity shares of the issuer. ये वो convertible securities आपकी paid नहीं हुई हैं अब तक. फ्यूजिटिव डिफेंडर क्या होता है? जो बाहर चला जाता है विजय माल्या, पैसा मार के नीरव मोदी. वो जानते हो इस पे क्लास में बड़ा बताया था भाई पैसे का नाम से 1.5 घंटा लगा और फ्रॉडलेंट बॉलर क्या होता है? कौन सा? उधारी लेके वापस नहीं, फ्रॉडलेंट बॉलर. हाँ. Non-applicability of regulations 5(2) for outstanding convertible securities. Outstanding options granted to employees whether ESOS ये सब compliance with the companies are relevant scout. ठीक है यार क्या? कुछ काम का नहीं रहा जान. Eligibility requirements for initial public offer. यहाँ से आएगा थोड़ा काम. तो फिर से चलो अब ये दोबारा इन्होंने बोला हुआ है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर अगर आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर करना है तो आपके पास क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल करनी पड़ेगी मैंडेटरीली. ठीक है. पॉइंट नंबर ए, द इश्यूअर हैज नेट टैंजिबल एसेट्स ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़. नेट टैंजिबल एसेट्स 3 करोड़. नेट टैंजिबल एसेट्स 3 करोड़ अपने पास इतना होना चाहिए तो ही आप आईपीओ कर सकते हो. ऐसे कोई कंपनी जो कुछ है पर कमाती को होती है नहीं, पैसा है नहीं, आईपीओ नहीं कर सकती. नेट टैंजिबल एसेट्स 3 करोड़ होना चाहिए. बढ़िया. कैलकुलेटेड ऑन अ रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 full years और 12 months ईच. रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड. कंसोलिडेटेड का मतलब समझ को आता है हमको? सारी कंपनी मिला के. रीस्टेटेड मतलब अगर मुझे आज आईपीओ करना है ना, ठीक है, तो बस आईपीओ के पिछले 12 महीनों में आपने देखा. रीस्टेटेड मतलब हम फाइनेंस preceding 3 full years 3 months ईच कर दो. 12 महीने ही लिखा हुआ है. And consolidated in each of the preceding 3 full years or 12 months each. अच्छा 3 years वैसे करना है ना, तो 3 full years और 12 months each का क्या मतलब हुआ? ये 36 महीने देखने हैं हमने. हम 3 years कौन से देखने? फाइनेंशियल कैलेंडर नहीं, कोई से भी नहीं जिस दिन वो हुआ उससे आगे पीछे जाना है. ठीक 36 है, महीने. इसलिए रीस्टेटेड है वो. बढ़िया. अब अगला, एंड विच नॉट मोर देन 50% इज हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट्स. मतलब क्या हुआ कि आपका जो 3 करोड़ का नेट एसेट्स है उसमें से 50% अगर आपका कैश में पड़ा है, बैंक में पड़ा है, तो सही बात नहीं है. आपका वो इन्वेस्टेड होना चाहिए. 50% should not be in cash इन विच नॉट मोर देन 50 इज हेल्ड इन मॉनेटरी ना, तो मतलब मॉनेटरी में 50 से कम. प्रस्थान किया जाए. प्रस्थान तो however if more than 50% of the net tangible assets are held in monetary assets, the issuer has utilized or made firm commitment to utilize such excess monetary assets in the business or project. समझ में आया? अब आपके पास अगर पैसा पड़ा हुआ है तो उसको आपने बोला कि भाई हम लगा देंगे, इसको इन्वेस्ट कर देंगे. अगला, exemption for offer or for sale. The limit of 50% shall not apply in case of IPO is made entirely through offer for sale. ठीक है. तो अगर आईपीओ आपने किया, द लिमिट ऑफ 50% इज नॉट एप्लीकेबल. अगर आपने आईपीओ एंटायरली थ्रू ऑफर फॉर सेल किया. ऑफर फॉर सेल क्या था? राइट इशू में राइट से अलग अलग ऑफर फॉर सेल है ना, पीछे हमने पढ़ा था ऑफर फॉर सेल. एक बार चेक करो, समझ में आएगा. अलग अलग टाइप्स में था ऑफर फॉर सेल. पढ़ा याद आ रहा है? इसको बंद कर देते हैं ना. इधर है. बुक को अरे बुक को तो कर दो जाए. इसी कर दो. आज उठ नहीं लगी, ठंड नहीं लग रही भाई. ये सोने यहाँ सारी जगह गर्मी है, क्यों वहाँ तो नहीं होते एकदम. चलो बस ये करें. रोड़े नहीं होते मेरे तो. चलो, an issuer has an average operating profit of at least 15 crore calculated on a restated and consolidated basis during the 3 years immediately preceding the operating profit in each of the 3 preceding years. हाँ ठीक है. आपका पिछले 3 सालों में 15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा. एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15 करोड़. एवरेज है ना हर साल 15.
एवरेज 15 करोड़ है और हर साल में प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा बोला हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि Yes, एक साल में लॉस है, दूसरे साल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो फिर 15 करोड़ का एवरेज नहीं निकालना। ये दोनों है, जैसे CS में होता है, पर सब्जेक्ट भी और एग्रीगेट भी। बढ़िया। अगला क्या बोला, द इश्यूअर हैज अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 full years कैलकुलेटेड ऑन अ रीसीडेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। ऊपर वाली लाइन आगे कंटिन्यू कर दे। मतलब हर एक साल का 1 करोड़ का एवरेज होना चाहिए ना। हाँ हाँ, क्या हर एक साल का नेटवर्थ एवरेज में नेटवर्थ एवरेज में कहाँ लिखा है? वही तो। क्या है इसका मतलब कि हर एक साल उसकी नेटवर्क हर एक साल नहीं, पिछले 3 साल को मिला के उसकी 1 करोड़ की नेटवर्थ बन रही है। अच्छा, बस नहीं इन ईच बोला है, ईच वही कह रहा हूँ ना। हर पिछले 3 सालों में आपकी नेटवर्थ इतनी थी। 1 करोड़ वही। हाँ वही पूछ रहा था। एवरेज ही एवरेज तो भाई 3 साल को हम मिला के करेंगे ना। पर मैं पर ईयर बोल रहे हैं कि हर साल कम से कम 1 होनी चाहिए। एवरेज में मान ले तेरे ऊपर 15 करोड़ थी तो कभी तेरी 12 है, कभी 15, कभी 18 है, एटलीस्ट कभी 1 40 होनी होगी। इन केस द इश्यूअर हैज चेंज इट्स नेम, तो आपका 50% रेवेन्यू न्यू नाम से आना चाहिए। पढ़ रखा है हमने कहीं पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेन बोर्ड लिस्टिंग एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस आने, ठीक है, सेम चीज़ लिखी हुई है। ये वाला पैराग्राफ ही पढ़ना है, इन केस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पढ़ लिया 50% वाला। उसके बाद इन केस द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अच्छा ये ना लिख लो। क्या लिखना है इसमें? मैंने तो काट दिया, मैंने बोला भाई तू नहीं पढ़ा। इतना भी तुम जैसे ना पब्लिक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए ना। एक बार आप क्राइटेरिया तीनों ऐसे बताएंगे। हाँ क्या है कि क्राइटेरिया? पहला क्राइटेरिया था नेट टैक्स की वजह से 3 करोड़ की होनी चाहिए। हाँ हाँ क्या ये 50% है कुछ ना? हाँ, पहला क्राइटेरिया नेट टैंजिबल एसेट्स आपके 3 करोड़ की होनी चाहिए, ठीक है। और वो 3 करोड़ किस हिसाब से? पिछले हाँ कंसोलिडेटेड बेसिस पर, और पिछले 3 सालों का एवरेज भी, ठीक है। प्रीसीडिंग 3 full years में आपका यही होना चाहिए। साथ ही साथ नॉट मोर देन 50% इन दी मॉनिटरी एसेट्स। मॉनिटरी एसेट्स मतलब आपके पास कैश, बैंक ऐसा पड़ा है, ठीक है, लिक्विड कैश पड़ा है। तो उन्होंने बोला कि आप अगर ज़्यादा पैसा कैश में रख रहे इस हैं, 3 करोड़ का 50% इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कैश। कैश में, हाँ ठीक है, अगर रखा हुआ है तो इन्वेस्ट कर दो। वो अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है हाउएवर वाले में। तो इन्वेस्ट करो। मिला? ये लिखा है ना हाउएवर इफ मोर देन 50% हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पशन फॉर ऑफर फॉर सेल। अब उन्होंने बोला कि इनको ऑफर फॉर सेल के लिए एग्जाम्पशन दिया, दिस लिमिट ऑफ 50% मॉनेटरी वाली। कहाँ पर है एग्जाम्पशन? ये कहाँ पर? हमारे पास नहीं है, इनके पास है। अरे तुमने ही तो पढ़ा था यहाँ पर 15 करोड़ ये वाला। ये तुम्हारे को बी करके एड्रेस दिया होगा। अच्छा ठीक है। द इश्यूअर हैज एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़। पर ये भी बोला कि लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले किसी साल में लॉस करके तो भी तेरा एवरेज आ रहा है। बोला कि हर साल प्रॉफिट होना चाहिए। है वो जो आप अभी बोल रहे थे, द लिमिट ऑफ 50% shall not apply in case of IPO is made entirely। फॉर ऑफर फॉर सेल जी ये है वाली। नहीं था पीछे, हमने पढ़ा वो राइट्स नहीं है। जब राइट इशू के लिए हम शेयर इशू करते हैं तो उसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब अगला इसने बोला कि द इश्यूअर हैज एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ हो गया हर्षित पक्का। नेक्स्ट द इश्यूअर हैज अ नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़ हर साल। बढ़िया, हाँ ठीक है, यहाँ तक सबको कोई डाउट नहीं है। अगला इन केस अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो 50% रेवेन्यू नए नाम से आना चाहिए। इन केस एलिजिबिलिटी आर नॉट मेट, अगर ये एलिजिबिलिटीज नहीं मीट हुई तो क्या करना पड़ेगा? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि
shall be eligible to make initial public offer only if the issue is made through the book building process. पहली बात तो आप ऐसे ही ऑफर नहीं कर सकते है ना, हम बोलते हैं जब आईपीओ होता है तो एक बुक बिल्डिंग होता है और एक स्ट्रेट फिक्स्ड प्राइस मेथड होता है। फिक्स्ड प्राइस मेथड क्या होता है? बेसिक एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट जो भी हमारा था वो सारा, और एक होता है बुक बिल्डिंग जहाँ पर आपका बैंड होता है। तो अगर इसमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो आप फिक्स प्राइस मेथड ले ही नहीं सकते, आप करोगे क्या? हमेशा बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और उसमें से भी उन्होंने बोला कैन द इश्यूअर अंडरटेक्स टू अलॉट एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड रिफंड द फुल सब्सक्रिप्शन मनी इफ इट फेल्स टू डू सो। यानी कि 75% QIBs के पास जाना चाहिए, 75% QIBs के पास नहीं जाता है तो आप पैसा रिटर्न कर दोगे, भले 90% हो गया हो जो भी होगा, मतलब एक एडिशनल कंडीशन है। आपने लिखवा नहीं आ ही गया तुमको समझ, लिखवा दो। मिल जाएगा आपका सब। क्या तू भी इतना अच्छे से नहीं लड़ पाना चाहिए, मिट्टी आ जाता है। पहले दिन देख, एक तो ये क्राइटेरिया बोला कि आपको ये क्राइटेरिया आपने मीट नहीं किया तो आपका वो समझ में आया था हमको, ये क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो ये सारी चीज़ें हैं। पर एक और चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ़ एनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया इज नॉट मेट, ठीक है, ये अबव क्राइटेरिया तो मार्क करना, जो भी तुम्हारा है वो 3 लाइन अगर लिखनी है तो अबव क्राइटेरिया अगर नहीं मेट हुआ तो तुम्हें क्या बोला गया कि व्हेन यू मेक एन IPO आप क्या करोगे, आप 75% किसको दोगे? QIBs को दोगे, और बाकी का रिमेनिंग कितना बचा? 25 को नॉर्मल पब्लिक अदर सबको दोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर ये 75% मीट नहीं होता है तो आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। ये मिनिमम की 100 पूरा, जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन में होता है ना, 90 नहीं मिला तो वापस करना पड़ता है सारा, सिमिलरली जितना मिला है सब वापस करना पड़ेगा अगर 75 QIB नहीं मिले तो, ठीक है। इसमें मुझे तुम्हें ये लिखा था, एक और चीज़ लिखवा थी ना, यही किताब के ऊपर किताब रखना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से तो समझ में आया था? नहीं आया था, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस नहीं आया था, तभी नहीं आया ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर तुम्हारा अबव क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो 2 कंडीशंस एक बार ये देख ले, 2 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। 2 कंडीशंस में एक ये है QIB वाली, और एक कंडीशन क्या है कि आप जो भी इशू करोगे वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से करोगे, राइट। तो यहाँ पर इशू थ्रू बुक बिल्डिंग को कोई ध्यान रखना है, ठीक है। तो और इशू थ्रू बुक बिल्डिंग का मतलब भी यहाँ पर से लिख लो, जो आपका इशू होता है वो 2 तरीक़ों से होता है, एक फिक्स्ड प्राइस मेथड और एक बुक बिल्डिंग मेथड, ठीक है। ऐसे बना ले एक बार, और यही बना ले एक बार, हम स्टार्टिंग में लिखवा देखो बुक बिल्डिंग क्या होती है और इशू क्या होता है। कर फटाफट से, कागज ले ले कोई, भले लड़ लो। रेड हेरिंग में ये होता है ना, प्राइस नहीं दे रखा होता, बस कुछ वो दे रखा होता है, लिमिट्स दे रखी होती हैं। हाँ तो और तो फिर अगर इसने करना होता है, मतलब कि इन्वेस्ट करना होता है तो वो ही देख लेते हैं, बस बैंड के साथ उसके हिसाब से limit के हिसाब से, बस यही ये और कुछ होता है। ऐसे सिमिलर होता है। ठीक है, ये तुमने किया, या तो तुम्हारे इशू के हिसाब से या तो फिक्स्ड या तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस। फिक्स्ड होगा तो मतलब प्राइस जो होगा वो डिटरमाइंड होगा बाय द कंपनी, और उसमें एप्लीकेशन में अलॉटमेंट, सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल सब कुछ होगा, ठीक है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, प्राइस जो होता है वो अननोन होता है, पता ही नहीं हमें प्राइस क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, टू डिटरमाइन द एडिक्वेट प्राइस। मान ले यार मैंने ये सारे क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं किए, इतने सारे नेटवर्थ नहीं है मेरी, ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर कोई भी बंदा मेरे से MA शेयर्स खरीद लेगा, जिस प्राइस पर मैं बताऊँ उससे कम हो सकता है ना,
तो इसलिए हमने बोला कि फिर ऐसा करते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस से करते हैं कि तुम बताओ कि तुम कितने शेयर्स खरीदोगे, ठीक है। और ये हमको तुमको नहीं दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि अपने को क्या नॉलेज है, हम तो बोलेंगे सस्ते से सस्ता बेच दो। ये तो काम की चीज़ होती है ना, जिनको समझ में आता है कि इस चीज़ को ध्यान रखना है हमेशा। यहाँ पर 75% QIB और बुक बिल्डिंग दोनों क्यों बोला है, ठीक है? क्योंकि द QIBs आर द वन हु आर नॉलेजेबल इनफ टू अंडरस्टैंड द कंपनीज पिक्चर, कंपनी का वैल्यूएशन, उस हिसाब से एडिक्वेट प्राइस तुमको बोलेंगे कि हम इस प्राइस पर तुम्हें खरीदते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस वजह से होता है ये। और अब प्राइस नहीं दिया है तो क्या दिया है, एक बैंड। कंपनी ने अपने तरफ से एक बैंड सजेस्ट किया कि अच्छा ठीक है, हमारे जो प्राइसेस है ना वो 100 से लेकर 140 के बीच में रेंज करेंगे, आपको कितने में खरीदना है बताओ, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी बिडिंग करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मान ले जैसे यहाँ पर कहाँ गया तेरा, अच्छा मैंने ये नहीं बनाया था ना। अगर मान ले इस तरीके से हुआ है, या तो मैंने ऐसे कर रखा है ना यहाँ पर, हाँ ये चीज़ आपका IPO में होता है ना, हाँ FPO में हो सकता है। FPO में भी हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ेगा FPO में? FPO में तो फिर कैसे करेंगे प्राइस? यहाँ पे दिया हुआ थी ना एक चीज़ ऐसी वाली FPO में तो पड़ेगी ना FPO वाली एक चीज़ हम देखी थी ना, FPO में प्राइस बैंड था। पीछे हमने क्या पढ़ा था FPO में प्राइस बैंड, अभी पढ़ के आए ना, FPO में बैंड होता है। अब मान ले कि ये तेरे को आया, ठीक है। अब इधर एक चीज़ का ध्यान दे, अगर एक तेरे 90 से लेकर 140 का बिड है, हाँ करना नहीं पड़ता FPO में। यहाँ क्या प्राइस बैंड 94 का मान ले बिड आया और उसमें देखो 6 लाख रुपए मिले, ऐसे ऐसे करके अलग अलग बिड्स आए। 95, 96 के साथ 95 का बिड आया 4 लाख मिले, 100 का बिड आया जिसमें देखो 20 लाख मिल गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मान ले अगर ये तेरा फुलफिल हो जाता है 90% या 75% QIBs का, तो चल जाएगा ना। तो जितना जिस प्राइस पर तेरा रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है ना, वो प्राइस पर तुम फिर फिक्स कर दोगे कि हाँ ये प्राइस है मेरे शेयर्स का, राइट। उसके ऊपर मान ले कोई 101 वाला भी कोई था, पर उन्होंने बोला 5 लाख वाले, मतलब ओनली 5 लाख सब्सक्राइबर्स और 5 लाख नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर सेट कि हम लोग 101 का खरीद लेंगे। मेजॉरिटी और अग्रीगेट ऊपर वाले 100 वाले बोले थे, तो ये इस पर QIBs हैं। हाँ। ये फिर उन्होंने हाँ बोल दिया, फिर ये प्राइस डिटरमाइन हो गया। तो उससे बस बुक बिडिंग से यही होता है कि लोग अपने हिसाब से आपकी कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं कि भाई किस हिसाब से किस प्राइस पर हम शेयर्स खरीदेंगे। जो आपका प्राइस डिटरमाइन होगा वो प्राइस सिलेक्ट कर लिया जाएगा। वंस दैट इज सिलेक्टेड, फिर एक और ऑफर डॉक्यूमेंट जारी होगा जिसमें आपको प्राइस बता दिया जाएगा। जो भी बंदा किसी और प्राइस पर खरीदने वाला था उसको एक्स्ट्रा बोल देंगे। अब यहाँ पर ये लोगों ने जब बोला इतना इतना प्राइस, तो ये लोगों ने पैसे दिए हैं ना, सिर्फ मैसेज थोड़ी कर रहे हैं मुझे, पैसे भी देंगे ये लोग पैसे भी देते हैं, ठीक है। पूरे। हाँ हाँ, जितना उनको खरीदना है उस हिसाब से, तो ये वो लोग बुक करवाएंगे ना, नहीं तो बुक कैसे कराएंगे। अब ये लोग जो हैं बचे हुए, इन्होंने कम दिया था, कम दिया ना इन्होंने, तो इनका रिफंड नहीं करेंगे, इनसे और मंगवा लेंगे। 100 रुपये का शेयर है, तुमने 94 दिए, 6 रुपये और दे, मैंने खरीदे नहीं, उसको रिफंड कर ना उसको रिफंड कर देंगे। वो हो गया। जो 101 वाला है उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको तो खुशी हो गई ना कि मैं तो महंगा दे रहा था बल्कि मुझको सस्ता मिल रहा है, तो उसको 1 रुपये रिफंड कर देंगे। अरे रेड हेरिंग में क्या होता है? रेड हेरिंग होता ही है, रेड हेरिंग में भी प्रोसेस यही है। रेड हेरिंग इज डॉक्यूमेंट टू डू बुक बिडिंग, ऐसा बोल सकते मतलब हैं। जिसमें ये बैंड जाते, हाँ, जाते बैंड जाते हैं, बस एक वही लाइन जाती है, बैंड वाली लाइन जाती यही। हाँ, मतलब ये बैंड जाते हैं, बता दिया जाता है, फिर तुम ये वाला काम कर है। दो, वो तो अलग, वो book वो अलग, बिल्डिंग हुई। हाँ अलग हो गया, राइट। ये जाता है सब, ठीक है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस जिसमें आप अपने शेयर्स को एडवर्टाइज कर रहे हो पर प्राइस नहीं बता रहे हो, नंबर नहीं बता रहे हो। क्या बता रहे हो? एक बैंड और एक साइज। साइज यानी कि कितना कैपिटल मुझे रेज करना है, राइट। तेरे पास प्राइस होगा तो ही तो कैपिटल डिवाइड बाय द प्राइस करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालेगी ना। तो इस वक्त तेरे पास ना नंबर ऑफ शेयर्स है ना प्राइस है, तेरे पास एक साइज है। साइज यानी कि कितना टोटल कैपिटल तुझे चाहिए। तो हम बोलेंगे मुझे इतना करोड़ रुपए इकट्ठा करना है मार्केट से, अगर जितना चाहिए उससे ज्यादा आ गया फिर वो ओवर सब्सक्रिप्शन है, वो तो रिटर्न जैसे वो नॉर्मल। किसके रिटर्न करेंगे फिर ऊपर वालों को? नहीं, पैसे ज़्यादा आए ना, जिसने पैसे भेजे हैं उसको रिटर्न कर देंगे। किसको करेंगे? किसका मानेंगे? अगर प्राइस बैंड वाले बंदों को तो करेंगे नहीं फिर। क्या
जिनका बैंड माना गया उनको तो रिफंड करेंगे नहीं, नहीं, जो या तो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं या तो उनको रिफंड करेंगे या तो ऊपर वालों को करेंगे। ऊपर वालों को तो और पैसे मंगवा लेंगे ना। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन, हाँ, वो तो प्रोराटा बेसिस पे नहीं होती। हमने वो अकाउंट्स में देखा है कि जिसने जिसने ज़्यादा खरीदे हैं उसको कम कम दे देगी, पर देते सबको ही वो ऐसा। इसके बाद आपने क्या लिखा था सेकंड में? पहले में IPO है और दूसरे में क्या है? कहाँ पर, किधर बोल रही है? ये नीचे यहाँ पर IPO। ये IPO मैंने ऐसे लिखवा था कि 75 अगर आपने कंडीशंस फुलफिल नहीं करी। कौन सी कंडीशंस फुलफिल नहीं करी? वो 4 वाली। तो फिर आपको 2 चीज़ें को ध्यान रखना पड़ता है। क्या कि आप जो भी इशू करोगे वो QIB की तरफ से करोगे, उनको 75% दोगे। और एक कंडीशन और थी ना कि आपको बुक बिल्डिंग से करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब इशू थ्रू बुक बिल्डिंग। और अगर वो 75 नहीं क्रॉस लगा है उसके आगे क्या था? बता वापस। अच्छा, सोया कलर में एग्जाम्पल देखा है, काम का है कुछ? नहीं नहीं हम लोग अंदर बैठे हैं, हम लोग क्या आएगा क्या नहीं आएगा सब पता है हमको। बस पेपर का इंतजार, हाँ, बस पेपर का इंतजार कल का हमें तो छापना है। जैसे कंपनी वाले बोल रहे थे ना लास्ट टाइम कैलकुलेटर ला सकता है, हाँ, सभी के पास कैलकुलेटर, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैंने भी लगा कुछ नहीं डाला, एक भी नहीं डाला, सीधा प्योर थ्योरी। चलो जनरल कंडीशंस। पढ़ेंगे। Regulation 7 General Conditions. An issuer making an initial public offer shall ensure that it has made an application to one or more stock exchanges to seek an in principle approval. आता है ना ये तो अभी तो करा था, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले रखा है सब कुछ ऑफ इट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन सच स्टॉक एक्सचेंज एंड हैज चोजन वन ऑफ देम एज अ रेजिडेंट स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आ रहा है हर्षित? इन प्रिंसिपल अप्रूवल समझ में आ रहा है? कौन से पेज पर है हम? मेरा तो 242 है, 224। हाँ ये जनरल कंडीशंस रेगुलेशंस है। वेरी गुड। तो इश्यूअर मेकिंग क्या कह रहे टॉपिक बता के वेरी गुड बोल दिया। तो हाई स्टैंडर्ड सेट करना। इट हैज मेड एन एप्लीकेशन टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया। दूसरा, इट हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी फॉर डीमटेरियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। याद है? वेरी गुड। अगला, ऑल इट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द प्रमोटर आर इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म प्रायर टू फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। ये भी आता है। All its existing partly paid up securities have been fully paid up or have been forfeited। मतलब सारे पैसे मंगा लिए या तो अगर जो नहीं सारे दिया पैसे- उसको किसी और को दे दिया, किसी और को फॉरफिट कर दिए ना। फॉरफिट करना मतलब अपने पास पैसे रखते हैं लेकिन शेयर्स उनके कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद रीइशू ऑफ फ्यूचर शेयर्स। अच्छा वैसा कर रही है। मैं ज़्यादा आगे पहुँची। Now it has made firm arrangements of finance through verifiable means towards 75% of the stated means of finance of a specified project proposed to be funded from the issue proceeds, excluding the amount to be raised through proposed public issue or through existing identifiable internal accruals। अरे अरे इतना सारा क्या बोल दिया कि अगर आपका IPO है, मान लो नहीं एक्चुअली IPO नहीं, एक्चुअली होगा प्रोजेक्ट कॉस्ट। 100 करोड़ का हम IPO रेज करें, उसमें से जो हमारा 75 करोड़ है वो हमारा जो IPO में हमने अपना पर्पस डाल रखा है उसके लिए यूज़ करना है। ये नहीं, अगर IPO तुम्हारा है, जैसे भी अब हम ना इस तरीके से बात करते हैं, अंडरस्टैंड कि ना तुम्हारा 1000 करोड़ का एग्जाम्पल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है? इस हिसाब से करना। अगर 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है और तुमने
नाम भी नहीं है। क्या नाम दिया? कोई नाम भी नहीं होता है। हमने वो चीज बना दी है which cannot be named. नहीं, इसमें बोल रहा है बेचारा। 1 घंटे पे आपने ब्रेक देना था ना, 40 मिनट हो गए। ये बोर्ड दिख रहा है? कैसे क्या कर रहा है? आधा दिखा। जितनी आपकी हाइट है। अच्छा मेरे इधर दिख रहा है। नहीं नहीं, जितनी जी आ गई आपकी पूरी हाइट नहीं आती इसमें। मैं यहाँ पर ना ऐसे लिखूँ। आपके जूड़े तक जो आप लिख रहे हो वो नहीं आ रहा। अपने जूड़े से नीचे लिखो ना, ऐसे मैच करके। प्रोजेक्ट कॉस्ट एग्जाम्पल 1000 करोड़ है, ठीक है भैया। आपने आईपीओ रेस किया और 800 करोड़ का आपने आईपीओ रेस कर दिया, उसके लिए वो प्रोजेक्ट कॉस्ट को काम करने के लिए, ठीक है। गिफ्ट नहीं है तो लाना मैं देख लो। बढ़िया। बचा कितना? 200 रुपए। ये 200 की बातें कर रहे हैं कि हम इस 200 का 15% करेंगे, सर 75% करेंगे, ठीक है। इट हैज मेड फर्म अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरिफाइबल मींस टुवर्ड्स 75% ऑफ द स्टेटेड मींस ऑफ फाइनेंस for a specific project proposed to be funded from the issue of proceeds excluding the amount to be raised through the proposed public issue. हल्का हल्का कुछ समझ में आया? हम उस प्रोजेक्ट कॉस्ट के उस पैसों की बात कर रहे हैं जो आईपीओ के अलावा कहीं और से रेज हो रहे हैं। तो आपने वो जो बचा हुआ 75% बचा हुआ कॉस्ट है ना, उसका क्या इलाज किया, वो कहाँ से ला रहे हो? अंडरस्टैंड इट यार। मैं आईपीओ रेज कर रही हूँ एक बड़े काम के लिए, उस काम का मेरे पास कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा है, कितना उसके लिए बोला नहीं, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा है और मैंने आईपीओ रेस कर लिया, 800 रुपये मेरे पास आ गए। बचा हुआ पैसा अगर मेरे पास होगा ही नहीं फिर तो आईपीओ रेस करने का भी कोई मतलब नहीं ना। तो उन्होंने बोला आपने आईपीओ रेस कर लिया, बचा हुआ पैसा कहाँ से ला रहे हो ये भी बताओ, राइट। तो आपका 1000 का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 800 आपने आईपीओ रेस किया, 200 बचे हुए। अब इस 200 का 75% जो 150 करोड़ है ना, इसको बताओ कि ये कहाँ से आ रहा है। दिस हैज टू बी शोन कि इट हैज कम फ्रॉम वेरीफाइबल मींस। द कंपनी विल वो फर्म बताएगी ना, जो बता रहे थे उसने फर्म ही वर्ड यूज किया ना, फर्म अरेंजमेंट, ठीक है। तो द कंपनी हैज मेड फर्म अरेंजमेंट्स फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। Show that the company, show that right. हाँ बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट हाँ, पढ़ी क्या आपने? क्या लिखा है? हाँ लिखा ही नहीं ना मैंने, तो बुक में लिखा हुआ था। कहाँ लिखा है? Should be made to verify the means. जो तुम्हारा हाँ ये बात ही क्यों नहीं कर सकते? अरे नहीं भाई, जो बाइक है अब तक लगा भाई। ये बहुत ना उस लिखा घुमा के है, हर्षित थोड़ा ध्यान से पढ़ो उसको। आप ही लिखवाओ, समझ नहीं आ रहा मुझे। यही तो लिखा है। 150 करोड़ के बाद ये चीज़ समझ में आ क्या लिखा है। ये वाली line लिखी है, it must have made through finance through verifiable means. कंपनी हैज मेड फर्म अरेंजमेंट्स। ठीक है, ठीक है। बिल क्यों लिखा है? कंपनी बिल या मैं बोलती बिल में या तो कंपनी हैज मेड, जो भी लिखो। ये आईपीओ से पहले अरेंज करनी है, आईपीओ रेस करते हैं हमको ये दिखाना पड़ेगा, ये एलिजिबल कंडीशन है ना। मतलब आईपीओ से पहले ही अरेंज करनी है हमें। हाँ। ये आपने बेकार से चैप्टर लास्ट के लिए क्यों रखे? काम से छूट जाते हैं, मार्क्स वाले बहुत हैं। हाँ ये नहीं चाह रखा लोडी, और मैंने तो सही नहीं चाह रखा भाई। जितना ही बोल रहा है ना सच में ही आ जाएगा। या तो अगर सीएस वाले हमारी वीडियो सुन रहे हैं बिल्कुल शायद आपका सब्सक्राइबर आपकी वीडियोस देख के। हेलो। मेरे को उसकी वो देखनी है, मैं बता दूंगा। सीए को कैसे पढ़ाता है। पढ़ाते हो सी ठीक है।
आगे जो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया आपने। आप तो वीडियो को दोबारा देखोगे भी नहीं कि कहाँ बीप लगा है। मैं तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा उसके बाद प्राइवेट कर दूंगी वीडियोस। तुम्हारे लिए ही तो रखी हैं। अरे क्या करें? देखेंगे ना, मेरी क्या भी मतलब काफी ये सच? बकवास चीज़ है, वो भी सिर्फ लोग सर्च करते हैं कि बकवास क्या है। क्या पता आ जाए, कोई देख ले भला आ जाएगी। हमारी कौन देख रहा है? फिर आएंगे करना भाई, कमेंट हमारे आएंगे continuity- प्लीज अपलोड पार्ट 2 आल्सो। पार्ट 2 बोले बना दिया होगा। उसके लिए चंडीगढ़ आओ 37 सेक्टर। ये मुझे कौन सी बुक से पढ़ा रही है? इसके बाद ई के बाद तुम्हारा क्या पॉइंट लिखा हुआ है? द अमाउंट फॉर General corporate purpose. हाँ Mentioned in objects of the issue in the draft offer document, and offer document shall not exceed 25% of amount being raised by the issuer. काट दे। जो तुम्हारा उसके बाद क्या लिखा है? The amount for general General corporate purpose, such objects where the issuer company has not identified acquisition or investment target as mentioned in the objects of the issue in the draft offer document and offer document shall not exceed 35%. 35% लिखा हुआ है ना? ये 35 वाला पढ़ेंगे, ऊपर वाला कट कर देना तो कंफ्यूजिंग है। दोनों में almost ऑफ फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है जो एक सेकंड बताते हूँ। डॉट डॉट पहला डॉट है ना, खाली वो दो लाइन। वही कट हाँ सिर्फ उतना। The amount for general corporate purpose and such objects where the issuer company has not identified acquisition as mentioned तो not exceed 35%। इसका मतलब क्या हो गया यार? हम जब ना, तुमको मैंने किस पहले भी बताई है, हम जब पैसा रेज करते हैं यार, ये काम की चीज़ है। हम जब पैसा रेज करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पूरा पूरा स्पेसिफाई होता है प्रोस्पेक्टस में कि एग्जैक्टली मेरे को कहाँ यूज़ करना है, इससे मैं काम क्या करूँगा, कितने टाइम में रोज प्रोजेक्ट खत्म होगा, फिर आप डिटेल्स देते हो राइट। अगर आप वो डिटेल्स नहीं दे रहे हो बड़ी, तो फिर तो गलत बात है ना। हम बोलते हैं ना प्रोस्पेक्टस में ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप ऑब्जेक्ट को डिविएट कर रहे हो, फिर तो आपको वापस से बताना पड़ेगा कि हमने ये काम नहीं, ये काम कर रहे हैं आपको पैसों से, राइट। इसीलिए ही इन्होंने कहा कि यूजुअली लोग प्रोस्पेक्टस के अंदर एक क्लॉज इंक्लूड करते हैं, क्या? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब वो जनरल में तो कुछ भी आ सकता है, तो उन्होंने बोला कि हम कई बार एक क्लॉज इंक्लूड करते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, या तो एक क्लॉज इंक्लूड करते हैं इश्यूअर कंपनी हैज नॉट आइडेंटिफाइड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट टारगेट, कि आपके पैसे से मैं कहाँ पर और पैसे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपने बाइफरकेट नहीं किए। अब इसका मतलब अगर ये पैसे कहीं पर भी यूज हो रहे हैं तो वो कहाँ यूज हो रहे हैं, ये तो आपने बताया नहीं। तो बोला कोई बात नहीं, अगर आपको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में पैसा डालना है तो आप ऐसा करो, डाल दो, पर ऐसा सारा पैसा मत डालो। कंपनी के लिए भी कंप्लायंस के लिए मुश्किल हो जाता है ना कि मैं एक चीज़ बता के करूँ, वो भी मुश्किल है, पर कुछ भी ना बताऊँ वो भी मुश्किल है। उन्होंने बोला कि डाल दो, कोई बात नहीं, 35% तक डाल दो। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 मिलाकर 35% है। Overall, तो पॉइंट नंबर 1 और 2 मिला के 35% है, पर सिर्फ सेकंड वाला पॉइंट है ना, अगर वो अकेला देखेंगे तो सिर्फ 25% है। पॉइंट समझ में आया? अगले पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है, shall not exceed 35% of the amount being raised, however the amount raised for such objects where the issuer has not identified, यानी कि सेकंड पॉइंट बोल रहा है, देखो as investment target as mentioned in object for shall not exceed 25%। आ रहा है समझ? एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ना बाद में, एक्सप्लेनेशन कट कर दो सारी। एडिशनल कंडीशन है अगले पेज पर। Spinning off division. हाँ Spinning off a division. हाँ हाँ हाँ, स्ट्रेट एडिशनल कंडीशन। और एडिशनल कंडीशन देखो फटाफट से। एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल, फुल्ली पेड अप होना चाहिए शेयर्स। Can be held by sellers for a period of at least 1 year prior to filing of द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये ऑफर फॉर सेल राइट इशू वाला के लिए है। तो वही तो है ना? कंफ्यूजन हो गया ना। अच्छा, करियो गूगल क्या? ऑफर फॉर सेल। कोई नहीं। अच्छा Offer for हाँ, sale. ऑफर फॉर सेल वो होता है ना जब
मार्केट में से ही शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचते हैं। अरे ऑफर फॉर सेल याद It's a आया। company or its main तो पीछे भी shareholder offer shall for Prospectus sale होता है आता है। ऑफर फॉर सेल। याद आया मुझे। पीछे भी तो आता अच्छा, है। जब प्रमोटर अपने शेयर मार्केट में बेचते हैं अगर मेरे offer पास document। अगर मुझे मेरे शेयर्स बेचने हैं बहुत सारे मार्केट से, ठीक, आई हैव शेयर्स, आई आस्क द कंपनी और इंटीमेट द कंपनी दैट आई वांट टू सेल द शेयर्स टू द मार्केट, तो फिर वो ऑफर फॉर सेल होता है। अगर आपको याद आ रहा है तो शेयर्स जब कंपनी बेचती है वो आईपीओ, जब शेयर्स मार्केट से ही शेयर होल्डर्स ही बेचते हैं। अगर मान लो किसी के पास बहुत ज़्यादा वैल्यू के शेयर्स हैं तो वो ही मार्केट से ही आपको ऑफर फॉर सेल करता है कि अगर आपको किसको मेरे शेयर्स खरीदने हैं, वो ऑफर फॉर सेल होता है। तो ऑफ राइट कोर्स इशू वाला नहीं होता? राइट नहीं, नहीं गलत होता। बता दिया आपने। हाँ कहाँ पे जाना, कौन से आपने जल्दी बताया? हाँ पीछे मैंने पूछा था ऑफर फॉर सेल। ओके, लिखा तो नहीं चला। लेकिन मैं वो याद ही करके ऑफर फॉर सेल होता है तो क्या होता है। यहाँ 2 पेज पे कार्ड दिया मैंने। ट्रिपल 2 A पॉइंट में लास्ट में कब होगा ये घंटा? IPO is made entirely through an ये offer for एक sale. घंटा कब होगा? होगा? 35 पे शुरू हुआ था। और पूरे हुए। Offer for sale माने मार्केट में होल्डर अपने शेयर When existing shareholders offer their shares in the market to the prospective buyer, it is understood. अब क्या कराने हैं? यही chapter? अरे मतलब टॉपिक करानी है? हाँ हाँ लिखा ऑफर फॉर सेल का मतलब लिखा क्या लिखा दिखानी है। क्या होता है क्या बोल जब कोई शेयर होल्डर अपनी शेयर्स बेचता है। मार्केट में जब हम पूरा बकायदा प्रोस्पेक्टस बना के ऐसे करके बेचता है अच्छे से, ठीक है, वो ऑफर फॉर सेल कौन सा प्रोस्पेक्टस बनाता है? वो खुद ऐसे बनाता है कि मेरे पास ये वाले शेयर्स हैं, मैं बेच रहा हूँ इसको। कौन सा प्रोस्पेक्टस बनाता है? ऐसे डिपेंड, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, हर एक प्रोस्पेक्टस का नाम नहीं है। और यहाँ पर मैंने लिखा था ना कि 50% कंपनी का एंड एसेट्स का कंडीशन नई एग्जेम्पशन फॉर ऑफर फॉर सेल, ये वहाँ पर भी लिख लेना कि अगर मार्केट से शेयर होल्डर ही खुद ही शेयर बेच रहा है तो फिर कंपनी की नेटवर्थ से फर्क नहीं पड़ता, वो तो मार्केट में ही है ना, ठीक है। अब एडिशनल कंडीशन फॉर एन ऑफर फॉर सेल, शेयर्स फुल्ली पेड अप, मार्केट से आप बेच रहे हो फुल्ली पेड अप, शेयर मस्ट बी हेल्ड बाय द सेलर फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। अब समझ में आ रहा है कि आपके पास कम से कम 1 साल से शेयर्स होना चाहिए जो आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट द पीरियड होल्डिंग पीरियड फॉर सच कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एज वेल एज दैट ऑफ रिजल्टेंट इक्विटी शेयर्स टुगेदर शैल बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 1 ईयर। आपने पहले डीआर खरीदे, उसका कन्वर्टेबल खरीदा, उसके शेयर जो भी बना के जहाँ पर आप पहुंचे हो शुरू से गिनेंगे हम लोग, अच्छा, वो शुरू से गिनेगी या फिर कन्वर्ट होने के बाद? पहले से गिनेंगे। इन केस द इक्विटी शेयर्स रिसीव्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ एक्सचेंज ऑफ फुल्ली पेड कंपल्सरी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिपॉजिट रिसिप्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल। इन केस मतलब वो साथ में कनेक्टेड ही हुआ ना, तो पूरा गिनेंगे ऐसा। फर्दर सच होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। अगला, if the equity shares arising out of the conversion of exchange of fully paid compulsory blah blah red herring just one चले गए रहने लास्ट वाला पॉइंट, हमको बस लग नहीं रहा मुझे। कौन सा बहुत बड़ा जो इफ थ्री इक्विटी वाला? वही? एक सेकंड ट्राई टू फाइंड मारती रहने दो, हाँ काम करेंगे, इफ थ्री इक्विटी वाला आखिरी डब्बा देना। उसके बाद अब तो वीडियो नहीं आ रही होगी, आ रही है? आ रही है। इन्होंने कैपेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी। अगला तुम्हारा अभी नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी तुम्हारी है ना पूरी? एक दो से और दो तो नहीं वाले ऐसे किया वो ऐसी है। नॉन ऑफर फॉर सेल फॉर क्या of a
Government company or statutory authority or corporation, any special purpose vehicle set up and controlled by any of them which is engaged in infrastructure sector. रहने दो ये. Additional conditions for offer for sale through QIB route. ये भी ऐसा सही लग रहा है कहाँ क्या हाँ मुझे लग रहा है ना क्योंकि ऑफर अरे ये पूरे ऐसे काटते सारे काट दूँ हाँ सारे काट दूँ इस अरे पर हाँ। अभी मत कर यार मुझे डर ही अभी लगता जो है. आपने हाँ बोला मैम रीड मार्क करके छोड़ दे आगे मत पढ़ो. मैम आपने कितने दी पूरा ये पेज ही पूरा पेज ऊपर वाला भी क्या है. अरे तुम्हारा अगला पेज पे ये जो एडिशनल कंडीशंस है इशू ये बता रहे कि इन सब के ऊपर नहीं लगता ये वाले रूल। हाँ पर ऑफर फॉर सेल इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक ही नहीं है ना. हम तो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं ना. रीड मार्क ये रेगुलेशन 8A वाले भी इसी के टॉपिक पे इशू ऑफ वारंट्स से करना है एंड इशू शैल बी एलिजिबल टू इशू वारंट्स इन इनिशियल पब्लिक ऑफर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग. वारंट्स यानी कि वो ऑप्शंस ना, यानी कि ऑप्शंस. वारंट्स यानी कि ऑप्शंस यानी कि वो हाँ कि हम अब तक आपको शेयर्स नहीं बेच रहे हैं, हम आपको ऑप्शन और ये बेच रहे हैं. चैप्टर कंपनी के बारे में नहीं है मैम, इशू ऑफ कैपिटल के बारे में इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है. कंपनी के ही बारे में ना कि कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, उनको क्या क्या इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. तो डिस्क्लोजर तो कोई कंपनी ही करेगी ना इस चीज़ का, अगर ऑफर फॉर सेल के लिए भी होगा तो. नहीं अरे इतना बहुत था ऑफर फॉर सेल के लिए, मेरे हिसाब से नहीं है काम का ये. बाकी चलो मैं देख लूँ. अच्छा टेन्योर ऑफ सच वारंट शैल नॉट एक्सीड 18 months from the date of their allotment in the क्या initial थे public warrants? offer. Warrants का. वारंट्स ऑप्शंस एफपीओ लोग जो हमने देखा था ना, सर्च वारंट ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स Thank you. वारंट्स होते हैं. अलग अलग टाइप के वारंट्स यानी कि अगर आप आज मैं आपको एक वारंट दे रही हूँ जिसके मदद से आप कल को शेयर्स खरीदोगे. वारंट्स राइट टू तो ये आईपीओ परचेज. उसका भी आईपीओ निकलता है मतलब क्या है ये? हाँ issue the issuer shall be eligible to issue warrants in an initial public offer subject to the following. IPO हम IPO में warrants पे कौन? हाँ tenure of such warrant shall not exceed 18 months in case warrant holder does not. अच्छा कौन सा पढ़ने का बाजू वाला कि नीचे वाला? In case warrant holder does not exceed the option to take equity shares against any of the warrant held by the warrant holder within 3 months from the date of payment of consideration, such consideration made in respect of such warrant shall be forfeited by the issuer. आया समझ? आपने अगर वारंट खरीदा, पैसे दिए और उसके बाद आपने शेयर्स नहीं खरीदे तो आपका पैसा वारंट वाला सब फॉरफिट कर लिया जाएगा. प्राइस और फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द वारंट शैल बी डिटरमाइंड अपफ्रंट एंड डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट. जो भी आप प्राइस डिटरमाइन करोगे वारंट की वो डिस्क्लोज कर दी जाएगी अपफ्रंट एंड डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड एटलीस्ट 25% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज प्राइस शैल आल्सो बी रिसीव्ड अपफ्रंट. 25% का पैसा आ जाना चाहिए. आ रहा समझ? अगला इन केस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ वारंट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला 25% ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट बेस्ड ऑन द कैप प्राइस ऑफ द प्राइस बैंड डिटर्मिनेशन फॉर द लिंक्ड इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज शैल बी रिसीव्ड अपफ्रंट. अगर आपका ये जो है इन केस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ वारंट्स इज बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला तुम्हें है नहीं ना, आधा अधूरा है तुम्हें कंटेंट. अब इसमें क्या बोला? 25% ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट बेस्ड ऑन द कैप प्राइस ऑफ द प्राइस बैंड डिटरमाइंड बाय द. रहने दो यार, आधा अधूरा क्या पढ़ोगे खाली. इन्होंने ये सोची थी नहीं यार कि फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ाई होगी. नहीं है तूने पढ़ा था? जानबूझ के दिया गया नहीं यही पेपर इस चैप्टर में भी काफी ऐसा स्टफ है जो मैंने पढ़ा है मुझे जो पढ़ा हुआ है फर्स्ट मॉड्यूल. एक घंटा हो गया. कहाँ है इस मॉड्यूल? उसमें था, कल वाले में था. इधर तो तुम पिट रहे हो, रो पिट रहे हो कितना, एक मिनट नहीं निकल रहा तुम्हारा. नहीं मैम नहीं कर रहा मुझे तो पता है. चलो चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर. ये 4 डब्बे हैं, वो सेम डब्बे हैं, मार्क करो. एक्सेप्शन इसमें पूरा लिखा हुआ है. ये क्या हुआ एक्सेप्शन नहीं है मैम एलिजिबिलिटी. एक्सेप्शन टू कंडीशन सी डी. पुराने वाले सेम है. हाँ वो आईपी भी सेम है. रिस्ट्रिक्शन एंड हाँ ये वाला क्या है? You have been Can't the argue. city and the period of department is already over as date of filing of draft. ऐसा समझ हाँ ठीक कि है. पहले डिपार्टमेंट दे गए थे, अभी बार हो गए हैं. हाँ अब
बाहर क्या बैड जोक वो कितना अच्छा किया। तब तो मेरे को भी लगा कि लगा था किसी को बोलना है इस line। Don't expect it from you. eligibility requirements for FPO. An issuer shall be eligible to make a further public offer if it has not changed its name in the last 1 year immediately preceding the date of filing the relevant offer document. आया समझ? नाम बदल के नहीं मिलेगा बस ये कैसे बदलेगा? However, if an issuer has changed its name in the last 1 year immediately preceding the date, क्या कोई पता उसका नाम 50% खराब हो गया हो। नाम खराब हो गया उसने नाम चेंज करा। दाल गिर गई ऊपर क्या खराब कैसे हो गया? तो गुडविल ही एक होती घंटा हो है। गया। चलो अब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का टॉपिक है। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपने आईपीओ रेस करने हैं, एफपीओ रेस करने हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी थी ना। फिलहाल हम आईपीओ की बात कर रहे हैं। आईपीओ की जब हम बात कर रहे हैं, हम अगेन ये बात की एक पहले सुन लो, ठीक है। हम आईपीओ की जो बात कर रहे हैं उसमें हम ये बोल रहे हैं स्पेसिफिकली आपको कि भाई प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। जब भी आप करोगे प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन, इट इज़ मैंडेटरी टू मतलब बी अगर आपने आईपीओ रेस किया है तो, क्योंकि अगर प्रमोटर्स ने पैसा लगाया अपनी कंपनी में तो ही हम ये बोलेंगे ना कि बाकियों को भी भरोसा आएगा। उन्होंने बोला द पार्ट ऑफ कैपिटल विच मस्ट बी बॉट इन बाय द प्रमोटर इज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। कितना आना चाहिए? 20% ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल का 20% आपको आना चाहिए, ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। ये लिमिट है, ठीक है, इतनी मैंडेटरी लिमिट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल बनाया कि अगर मान लो तुम्हारा प्री आईपीओ से पहले कुछ कैपिटल नहीं था, ऐसा होगा नहीं, फिक्टिशियस, जीरो हो ही नहीं सकता, जीरो होता तो नहीं कर पाते तुम। तो प्री आईपीओ को तुम्हारा कैपिटल जीरो है एग्जांपल के तौर पर, आईपीओ तुम्हारा हुआ 100 का, ठीक है। पोस्ट आईपीओ कैपिटल तुम्हारा 100 रुपये का हो गया, टोटल 100 प्लस 0, बढ़िया। तो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए? 20% ऑफ द पोस्ट इशू। तो यहाँ पर 20 हो गया, इसका मतलब अभी कितना हो गया? तो बाकी का तुम्हारा एक्चुअल कैपिटल, यानी कि सिर्फ प्रमोटर तो प्रमोटर का खुद का है, बाकी कंपनी का एक्चुअल कैपिटल कितना हुआ? 80%। शेयर होल्डर्स की रखते हैं। हाँ, शेयर होल्डर की मान लो 80 हो गया, 100 माइनस 20, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि अगर प्री आईपीओ तुम्हारा 100 है, ये सारा का सारा 100 हम आईपीओ है ना, आईपीओ में तो पहले तो पब्लिक से लिया ही नहीं था, तो किसने दिया होगा? ऑब्वियसली प्रमोटर नहीं दिया होगा ना, इसलिए मैं और कोई एग्जाम्पल नहीं बनाई यहाँ पर, तो क्योंकि सब एग्जाम्पल फिर सेम ही होंगे। तो अगर तुम्हारा प्री आईपीओ प्रमोटर्स ने दिया 100 का, तुमने और आईपीओ रेस किया 100 का, पोस्ट इश्यू तुम्हारा हो गया 200। हमने वो फर्स्ट वाली सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग देखनी है ना, कितने दे रखी है उसने यहाँ पर हाँ, ये प्रमोटर है, अगर दिया हुआ है सारा तब भी तुम्हें होता है। फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो अब अगर तुम्हारा 20 हो गया, अब लॉजिकली कितना होना चाहिए? पोस्ट इशू का 20% तो 40। तो हमें प्रमोटर्स के पास कम से कम 40 की होल्डिंग चाहिए, पॉइंट समझ में आ रहा है। पर हमारा तो फायदा है ना, क्योंकि प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी 100 की होल्डिंग है। हमें चाहिए कितनी थी? ये कैलकुलेशन है, हमने ऐसा नहीं बोला कि पोस्ट इशू पे प्रमोटर का 20 होना चाहिए, हमने बोला प्रमोटर का पोस्ट इशू कैलकुलेट के हिसाब से 20 होना चाहिए। 20 इज द लिमिट, ठीक है, वो 20% इज द लिमिट। तो अगर कंपनी में प्रमोटर का ऑलरेडी 100 रुपया लगा हुआ है तो फिर हमें कोई घबराहट की बात ही नहीं, तो आपको ये वाला चलेगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा एक्चुअल कैपिटल आएगा वो कितना आएगा? 160 आ जाएगा। 100 आएगा। 40 माइनस रेस कर रहे हैं। हाँ। 40 माइनस ही नहीं करना। करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पर ये 100 ही आ जाएगा। 100 भी क्यों आएगा? 200 आएगा ना। अच्छा, एक्चुअल कैपिटल बता दीजिए। नहीं 100 आएगा। एक्चुअल क्योंकि 100 कैपिटल तो बता दिया प्रमोटर का ना। है ना। नहीं मैंने भी बोला एक्चुअल कैपिटल ऑफ शेयर होल्डर्स। अच्छा, ऑफ शेयर होल्डर ऊपर लिखना, ऑफ शेयर होल्डर्स। अब ठीक है, ऑफ की बाय शेयर होल्डर्स जो दोनों ठीक है। बस बाय जाके माचल रही है। बाय। नहीं ठीक है, बात सही है तुम्हारी, कंट्रीब्यूट उन्होंने किया उनके तरफ से। अब है ना, कहाँ तक हो गया मानने? सिर्फ एक पैराग्राफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का। सॉरी, चल नॉन एप्लीकेबिलिटी। ये 20/40 आपने जो लिखा है हाँ। ये परसेंटेज है ना,